गॉडजिला एक्स कॉन्ग में दिखाया विलन स्कार किंग को देख सभी इस बात से तो सहमत हो गए होंगे कि सच में किंग गिद्धोरा सा शक्तिशाली विलन ही नहीं अपितु सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि हो ना हो मॉन्स्टर वर्स का किंग तो मॉन्स्टर जीरो ही है। इसी की एकमात्र अल्फा पुकार से धरती में सोए सभी टाइटन्स जाग उठते हैं। पूरा शहर तबाही की कगार पर पहुंच जाता है, पर तबाह नहीं होता, क्योंकि मौसम को नियंत्रण कर लेने वाले मॉन्स्टर से शायद सभी टाइटन्स कंट्रोल नहीं हो पाते। वरना गॉडजिला के खिलाफ होने वाले घमासान में सिर्फ रोडेन ही किंग गिद्धोरा का साथ देने नहीं आता, बहिमत जैसे दानव भी किंग गिद्धोरा के साथ मिलकर पूरी तबाही मचाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में गॉडजिला और पूरे शहर की स्थिति कुछ और ही होती। तो इसका क्या ये अर्थ निकाला जा सकता है कि किंग गिद्धोरा मॉन्स्टर वर्स का असली अल्फा नहीं है, बल्कि किंग गिद्धोरा उस अल्फा टाइटन को सर्व करता है और उसे ही आजाद करने की राह में वो पहले गॉडजिला को मिटाना चाहता था। क्योंकि गिद्धोरा कभी भी किंग था ही नहीं, ये मात्र एक सेवक है और उस अल्फा टाइटन जिसकी हम आगे बात करेंगे उसकी सेवा करता है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर के बिल्कुल ओपनिंग सेकेंड्स में हमें 3 नए टाइटन्स दिखाए जाते हैं। हालांकि अब तक इन्हें लाइव एक्शन में तो नहीं दिखाया गया, पर मॉन्स्टर वर्स की दुनिया में ये टाइटन सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं और भविष्य इन्हीं की प्रतीक्षा में है। अगर गौर करें तो लेजेंडरी के इस लोगो के बाएं तरफ देखें तो ये रोडेन की तरह दिखने वाला कोई टाइटन है, जो कि रोडेन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये है टाइटनस क्विट्ज़लकोएटल, जो कि फ्लाइंग डायनासोर के नाम से मिलता जुलता है, पर यह मैक्सिकन गॉड से इंस्पायर्ड एक टाइटन है। वहीं वार्नर ब्रोस के इस लोगो के बाईं तरफ टाइटनस सेखमेथ है, जो कि एक इजिप्टियन गॉड से इंस्पायर्ड एक काइजू है। पर इसी लोगो के दाएं तरफ ध्यान दे तो आपको कई सिरों वाला एक ड्रैगन देखने को मिलेगा, जिसे देख आप कहोगे कि ये किंग गिद्धोरा होगा, पर इसका पूरा शारीरिक स्वरूप कहीं से भी गिद्धोरा से मेल नहीं खाता। तो हो सकता है कि ये गिद्धोरा का सुपीरियर और पूरे मॉन्स्टर वर्स का अल्फा टाइटन हो, जिसे जापानीज माइथोलॉजी का सबसे डेडलिएस्ट बीस्ट टाइटनस यामाता नो ओरोची कहा जाता है। ये टाइटन वास्तविकता में मॉन्स्टर वर्स में एग्जिस्ट करता है और ये माउंट फूजी के मोनार्क आउटपोस्ट में गहरी निंद्रा अवस्था में है। और इस मॉन्स्टर के साथ हो ना हो गिद्धोरा से कोई ना कोई नाता जरूर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर टाइटनस यामाता नो ओरोची की ही बात करें तो ये भी एक ड्रैगन है, पर इसके पास गिद्धोरा की तरह 3 नहीं बल्कि 8 सिर पाए जाते हैं। हालांकि इस टाइटन के बारे में ज्यादा कुछ मॉन्स्टर वर्स ने तो रिवील नहीं किया, पर जापानीज माइथोलॉजी के यामाता नो ओरोची को समझकर हमें काफी हद तक एक आइडिया मिल जाएगा कि टाइटनस यामाता नो ओरोची क्या बला है। इसलिए इस वीडियो को भूल कर भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको यामाता नो ओरोची की एक मजेदार कहानी सुनने को मिलने वाली है। जापान के 2 धर्म ग्रंथ द कोजिकी और निहोंगी में यामाता नो ओरोची का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक पुस्तक में यह बताया गया है कि ओरोची को क्यों बनाया गया, वहीं दूसरे धर्म ग्रंथ में यह बताया गया है कि वो किस तरीके से मरता है। कहानी की शुरुआत होती है जापान के गॉड किंगडम से, जब सारे के सारे गॉड्स डेमी गॉड्स को कम ताकतवर होने के कारण उन्हें गॉड किंगडम से निकाल दिया जाता है, जो कारण बनती है सभी गॉड्स तथा डेमी गॉड्स के बीच एक भीषण युद्ध की। युद्ध के शुरुआती हिस्से में गॉड्स की जीत दिखलाई पड़ रही थी, क्योंकि वास्तविकता में गॉड्स डेमी गॉड से ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन इस युद्ध का परिणाम शायद देवताओं को मालूम न था, क्योंकि भले ही डेमी गॉड्स कम शक्तिशाली हो, पर इसकी तादाद गॉड्स के मुकाबले कहीं अधिक थी। इसलिए युद्ध के लंबे समय तक चलने से गॉड्स ये महसूस कर पा रहे थे कि अब जीतना तो दूर, हार से बचने के लिए भी हमें कोई युक्ति सोचनी होगी। तभी गॉड ऑफ मेटल कानायामा हेको खुद का बलिदान करके एक सॉलिड मेटल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसी मेटल का इस्तेमाल करके सभी गॉड्स अपने अपने लिए घातक हथियार बनाते हैं और उस हथियार की मदद से गॉड्स ये जंग जीत जाते हैं। परिणामतः गॉड किंगडम पर गॉड का संपूर्ण आधिपत्य हो जाता है और सभी डेमी गॉड्स को राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकाले डेमी गॉड्स को तब से इन्हें मुजुकु कहा जाता है, जिसे हिंदू लोक कथाओं में असुरा के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध को जीतने के पश्चात सभी गॉड्स अपने अपने हथियार को मेल्ट करके एक सॉलिड मेटल में बदलकर उसे गहरे जंगल के अंदर कहीं छिपा देते हैं, ताकि कोई भी इस घातक हथियार का गलत इस्तेमाल न कर सके। फिर काफी वर्षों के पश्चात उन छिपाए मेटल्स को जंगल में रहने वाले ट्राइब्स ढूंढ लेते हैं और फिर उस मेटल से दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनाते हैं, जिसमें कटाना या समुराई स्वॉर्ड्स भी शामिल है, पर ये जादुई शक्तियों से लैस थे।
साथ ही इसे चलाने वाले व्यक्तियों की शक्तियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि जंगल के ट्राइब्स एक बेहतरीन योद्धा भी थे, पर और बेहतर बनने के लिए इन्हें गॉड ऑफ वॉर की प्रार्थना करनी थी। लेकिन उस ट्राइब के लोग ऐसा अब नहीं करना चाहते, जिस वजह से गॉड ऑफ वॉर फात्सी नुकामी, जो कि गॉड ऑफ वॉर होने के साथ साथ अमात्सु मिकाबोसी गॉड ऑफ इवल का भी जनरल थे, उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसी वजह से वो मिडगार्ड एवं हेवन के क्रिएटर अमेनो मिना कानुशी को यह कहकर भड़काने लगते हैं कि मुजुकू ट्राइब ने गॉड ऑफ मेटल के उन मेटल्स को ढूंढ लिया है और वे बहुत ही जल्दी फिर से गॉड किंगडम पर हमला करने वाले हैं। अब यह सुनकर लॉर्ड ऑफ मिडगार्ड एंड हेवन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने तलवार से एक खूंखार तरह शक्तिशाली 8 सिरों वाले ड्रैगन यामाता नो ओरोची को क्रिएट करते हैं, जिसके पास रहता है सन गॉडेस कामोई की फायर पावर और उसका आकार होता है गॉड ऑफ माउंटेन ओएमत्सुके के प्राइड से भी विशाल। अब सभी गॉड्स यामाता नो ओरोची को ये आदेश देते हैं कि सभी मुजुकुस को तबाह कर दो और इस काम की शुरुआत याकुशिमा की जंगलों से ही करो, और जब सभी मुजुकुस खत्म हो जाए तो आखिरी में सन गॉडेस की शक्तियों का इस्तेमाल करके गॉड ऑफ माउंटेन के सामने खुद को तबाह कर लेना। अब गॉड्स उन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो मॉन्स्टर खुद को गॉड से भी बड़ा ना सोचने लग जाएं, क्योंकि यामाता नो ओरोची में ऐसी शक्तियां थी कि सच में वो गॉड्स तक को भी हरा सकता था। अब आदेश पाते ही वो ड्रैगन याकुशिमा के जंगलों में रात के वक्त पहुंचता है। रात में वो इसलिए वहां जाता है क्योंकि उस वक्त सभी योद्धा युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे। तभी ओरोची उन पर अटैक करता है और सभी मुजुकोस को जलाकर मारने लगता है। पर तभी एक बच्चा बेखौफ होकर उस मेटल से बने स्वॉर्ड से उसके पूंछ पर अटैक करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसके पूंछ में फंस जाती है और ओरोची उस बच्चे को मार डालता है। एक बच्चे की हत्या करने की वजह से सभी इसे आतंक का दूसरा नाम से भी जानने लगते हैं और एक बुढ़ा व्यक्ति उसे श्राप देता है कि तूने हम पर छिपकर पीछे से हमला किया है, इसलिए तुम्हें मौत तो नसीब होगी पर किसी महान योद्धाओं के हाथों नहीं, बल्कि एक धोखेबाज के हाथों, जिसे गॉड्स ने अपने राज्य से बेदखल कर दिया हो। खैर वक्त के साथ यामाता नो ओरोची धरती से कई मुजुकुस या डेमीगॉड्स का सफाया कर देते हैं। तब उसे याद आता है कि अगर वो सभी डेमीगॉड्स को मार देगा तो फिर उसे आखिरी में खुद को ही मारना होगा। इसी वजह से वो हर साल बस एक मुजुको को ही मारता है और बाकी वक्त वो एक ऐसे जादुई पर्वत में रहता है जहां उसे खाना और शराब के लिए कहीं जाना न पड़े, और इसी माउंटेन को हम माउंट फूजी के नाम से भी जानते हैं। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जापानीज गॉड को थोड़ा जान लेते हैं। माना जाता है अगर किसी जापानीज गॉड की मृत्यु हो जाती है तब किसी एक या कई सामर्थ्यवान इंसानों के अंदर उस गॉड की शक्तियां ट्रांसफर हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई एक गॉड सिर्फ एक ही एलिमेंट पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को 2 गॉड्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। और ऐसे ही समानता हमें गॉड ऑफ लाइटनिंग, गॉड ऑफ सन और गॉड ऑफ वॉर में भी देखने को मिलती है। वैसे जापान में कुल 5 गॉड ऑफ वॉर है। अब कई सालों के बाद नए गॉड ऑफ सन बनते हैं अमितरासु और उसका भाई सुसानु, पर अमितरासु को सभी गॉड्स एक परफेक्ट गॉड ऑफ सन मानते हैं। वहीं उसका भाई सुसानु को सभी गॉड्स उसके लापरवाह प्रवृत्ति के चलते उसे गॉड किंगडम से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद सुसानु धरती पर घूमते हुए समाने के प्रांत पर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही सुसानु को भूख लगती है और जैसे ही उसकी नजर नदी पर बह रहे चॉपस्टिक पर पड़ती है तब वो चॉपस्टिक जिस दिशा से बहकर आ रही थी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है और जल्द ही उसके सामने एक डेमीगॉड्स का घर नजर आता है। तभी सुसानु उस घर के भीतर जाता है जहां उसे एक बूढ़ा और उसकी बेटी दिखलाई पड़ती है जो उस वक्त रो रहे थे, जिस वजह से सुसानु उससे कारण पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो। तभी वो बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं कि हम डेमीगॉड्स हैं और हमारी ये बच्ची दुनिया के सबसे खूंखार ड्रैगन का शिकार बनने वाली है। इससे पहले भी ये 8 सिर वाला शिकारी जिसकी कोई कमजोरी नहीं है वो हमारी 7 बच्चियों को मार चुका है और आज हमारी 8वीं बेटी की बारी है। सुसानु उनके साथ थोड़ा वक्त बिताता है और उसे लगता है कि अगर वो इस लड़की को बचा ले तो शायद उन्हें गॉड्स पुनः अपना लेंगे। इसलिए सुसानु उस परिवार को अपने बारे में जानकारी देता है और यामाता नो ओरोची को मारने की योजना बनाता है। वो 8 शराब के बैरल्स को 8 गड्ढे बनाकर उसके अंदर रखता है और उस लड़की को एक कंघी बनाकर उसे अपने बालों में लगाकर मॉन्स्टर की आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ ही देर में वहां ओरोची आ धमकता है और उस लड़की को ढूंढने के क्रम में गड्ढों में दबे शराब की बैरल से शराब पीकर वहीं लुढ़क जाता है।
तभी सुसानू वहां आकर ओरोची की हर एक सिर और पूंछ को काटने लगता है, पर इससे ओरोची को कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि ये अपने अंगों को पुनः उगा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी सुसानू नहीं रुकता और वो ओरोची के पूंछ को काटने लगता है और उसी दौरान सुसानू की तलवार एक हार्ड मेटल से जाकर टकराती है, जिसके टकराते ही सुसानू की तलवार टूट जाती है। सुसानू अपने टूटे तलवार से ओरोची के फ्लैश को हटाता है, जहां उसे मिलता है गॉड ऑफ मेटल का तलवार, जिसके इस्तेमाल से वो ओरोची को अंततः मार डालता है। और सुसानू इस जीत के बाद ये सोचने लगता है कि वो इस तलवार की मदद से नया किंग ऑफ गॉड बन सकता है, पर सुसानू ऐसा न करके उस तलवार को अपनी बहन अमित्रासु को सौंप देता है और वो धरती पर आकर उस लड़की के साथ एक सामान्य इंसानों वाला जीवन जीने लगता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।